अब टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसी राइटिंग। कुछ चीजें प्रेसी के बारे में ना आप लोगों को दोबारा से मैं क्लियर कर रहा हूँ, और लोग ये सारी बातें पहले भी बताई हैं, रिपीटेडली बताई हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐड होंगी और कुछ रिवाइज करवाऊंगा। प्रेसी का पहले तो ये बात अपने माइंड में क्लियर करें कि प्रेसी का मतलब सिर्फ इख्तिसार नहीं है। इट डज नॉट मीन प्रिसीजन ओनली। अगर सिर्फ इख्तिसार ही हो ना तो फिर तो अपनी मर्जी से जिस मर्जी चीज को निकाल दे, जिस मर्जी चीज को ऐड करके उसमें से पैराग्राफ में से, और आपने 1/3 चीजों को इकट्ठा करके क्लब करके लिख दे तो इख्तिसार तो हो गया। फिर प्रेसी सिर्फ इख्तिसार का नाम नहीं है, प्रेसी सिर्फ प्रिसीजन का नाम नहीं है कि आपने जी 300 वर्ड्स है और अब आपने ना उनको 100 वर्ड्स में रिराइट कर देना है और अपनी मर्जी से चीजों को जिनको चाहे दिल करे निकाल दें और जिनको दिल करे लिख दें। इख्तिसार तो फिर यही हो सकता है ना कि 100 वर्ड्स 300 वर्ड्स हैं तो मर्जी के कोई से 100 वर्ड लिख दे, इख्तिसार हो गया। तो इट डज नॉट मीन प्रिसीजन। व्हाट इज द एसेंस ऑफ प्रेसी एक्चुअली? प्रेसी है क्या असल में? इट इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द पैसेज। इट इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द पैसेज। कि जो सारी बातें पैसेज में हुई है ना, उसका एक इंट्रोडक्शन जो होता है ना आपका शॉर्ट फॉर्म में, प्रिसाइज फॉर्म में, वो प्रेसी होता है। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द पैसेज मींस कि जो आखिरी लाइन तक भी कोई बात हुई है ना, वो भी किसी न किसी तरह उस इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए। मिसाल देता हूं आपको समझाने के लिए। आपका एग्जामिनर जो प्रेसी मेकर है, जिसने प्रेसी आपकी चेक करनी है ना, उसके पास मिसाल के तौर पे ये वक्त नहीं है कि वो पूरा पैराग्राफ पढ़े, और वो चाह रहा है कि इसका मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही पढ़ लूँ कि इस पैराग्राफ में क्या बातें हैं। जैसे किसी बुक के शुरू में साइनॉप्सिस लिखा होता है, जैसे किसी बुक के शुरू में उस बुक का एक इंट्रोडक्शन लिखा होता है कि इस बुक में ना ये मौजूओं के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर ना इस एंगल से ये बातें राइटर ने की है। जिसने डिटेल पढ़नी है बुक पढ़ ले, लेकिन उस पूरी बुक का इंट्रोडक्शन एक आपको मिल जाता है, सिनॉप्सिस मिल जाती है, एक रिव्यू मिल जाता है, और उसमें बुक के शुरू से लेके उसके एंडिंग तक की सारी बातों को उसने प्रिसाइज करके लिखा होता है। तो आपका जो प्रेसी का जो एक्चुअल एसेंस है ना, वो भी यही है कि सिर्फ प्रिसीजन नहीं वो मांग रहा आपसे कि आप जनाब सिर्फ शॉर्ट करके चीजों को लिख दें, बल्कि वो पूरा इंट्रोडक्शन हो उस पैराग्राफ का कि जी ये बातें इसमें हुई। 1965 की जंग में बेशुमार लोग मारे गए। अब ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लिया मैंने एक लाइन। जिसने डिटेल पढ़नी है ना वो पैसेज में जाएगा कि किन किन के दरमियान जंग थी, कैसे मारे गए, किसने ज्यादा मारे, किसने कम मारे, कौन कौन मरा, कैसे मरा। तो वो सारी डिटेल कहां पर मिलेगी? पैसेज में मिलेगी आपको। लेकिन जो उसका इंट्रोडक्शन बन जाएगा एक लाइन में, वो मैं दे दूंगा आपको कि भाई 1965 की जंग में बेशुमार लोग जो थे वो मारे गए। तो आपकी जो प्रेसी होती है ना, वो एक लाइन में उस 5-6 लाइनों को इस तरीके से बता रही हो कि उसकी सारी बातें सम अप होकर उसमें आ रही। अच्छा, अब इसके लिए पहला मसला ये आ जाता है जो मैंने अभी आपको बात बताई कि आपके लिए यही डिटरमिन करना बड़ा मसला होता है कि कौन सा आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट, किसको छोड़ना है, किसको लिखना है, किसको हमने प्रिसाइज करना है, किसको नहीं करना। ये चीज एक तो इंपॉर्टेंट है, ये चली जाएगी उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर कि हाउ टू राइट इट। पहले तो उससे कुछ चीजें कि जो ये बातें होनी चाहिए कि डूज एंड डोंट्स जो आपने फॉलो करने हैं, ये मैं पहले भी आपको बेशुमार दफा बता चुका हूँ। नंबर 1 मैं फिर कह रहा हूँ कि 1/3 से लेंथ एक्सीड नहीं करनी चाहिए, बट देयर इज नो बार ऑन द मिनिमम लेंथ ऑफ द प्रेसी। कोई आपके ऊपर बार नहीं है कि 300 वर्ड्स की प्रेसी को 100 में ही पूरे में लिखना है। अगर आपने एक अच्छा डॉक्यूमेंट 70 वर्ड्स में भी लिख दिया है ना, अच्छा इंट्रोडक्शन लिख दिया है, तो इट वर्क्स। आपने 80 में लिख दिया है, इट इज फाइन। आपने 90 में लिख दिया है, इट इज फाइन। मैंने आपको एक पैसेज 2001 वाले की प्रेसी 300 वर्ड्स की 60 वर्ड्स में भी करके दिखाई थी, अगर आपको याद हो, 2001 वाला।
तो अब मैंने तो 1/5 भी बनाई है, लेकिन क्या उस 1/5 में मैंने फिर वो सारे एलिमेंट्स ऐड किए हुए थे जो पैसेज में थे? तो इट इज फाइन। कोई जरूरत नहीं कि मैं 60 वर्ड्स में प्रेसी बनाने के बजाय मैं 40 वर्ड्स और ऐड करूंगा तो फिर ही मेरी प्रेसी अच्छी होगी। तो इस चीज के ऊपर नहीं कभी भी जाना कि आपने 70 वर्ड्स में अच्छी प्रेसी लिख के उसके बाद 2 घटिया किस्म के जुमले डाल के उसका सत्यानाश कर देना। नंबर 1। नंबर 2, प्रेसी में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन बैन है। चाहे उसने आपको आई, वी और यू लिख के भी दिया हुआ है ना पैसेज में, आपने उसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखना है, आपने उसको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है, आपने उसको आई, वी और यू के साथ नहीं लिखना। अनलाइक कॉम्प्रिहेंशन, वहां पर आपके पास ये स्पेस मौजूद है कि आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज कर सकते हैं उसमें। नंबर 3, कोई बेटा एग्जांपल नहीं देनी आपने जो कि ओरिजिनल पैसेज में आई है। प्रेसी, फिर मैं वही कह रहा हूं कि ये इंट्रोडक्शन है, जिसने डिटेल पढ़नी है ना एग्जांपल्स के साथ, वो फिर पैसेज पढ़े। बुक का इंट्रोडक्शन आप पढ़ते हैं, सिनॉप्सिस पढ़ते हैं ना, तो वो एग्जांपल नहीं दी होती इसने एग्जांपल पढ़नी है, पूरी बुक पढ़ ले जाके उसने पूरी बुक का एक जिस्ट दे देना होता है कि ये इस किताब में लिखा है। तो एग्जांपल की कोई गुंजाइश नहीं है। डायरेक्ट कोटेशंस आर बैन, कि आप लोग उसमें ओरिजिनल पैसेज में अगर कोई कोटेशन आई है तो आप लोग उसमें डायरेक्ट कोटेशन वैसे लिखनी शुरू कर दें कि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तो मैं इसी से अपनी प्रेसी का आगाज कर लेता हूँ, या पूरे सेंट्रल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही है ये कोटेशन, तो ये कोटेशन लिख के अपनी प्रेसी को दरमियान में सारी को जस्टिफाई कर देता हूँ। डायरेक्ट कोटेशन नहीं लिखनी होती, उसको इनडायरेक्ट करके लिखना है अगर आपको बड़ा ही इनएविटेबल लग रहा है। अगली बात, जो प्रेसी है ना बेटा, वो गिवन टेंस में लिखनी है आपने। अब अक्सर किताबों में ये बात लिखी है कि इट इज ऑलवेज रिटन इन द पास्ट टेंस। जिस टेंस में पैसेज दिया गया है ना, उसी टेंस को आपने प्रेसी में फॉलो करना। इट शुड बी रिटन इन द सेम टेंस गिवन इन द पैसेज। ठीक हो गया। अगली बात, आपकी प्रेसी 1 पैराग्राफ होनी चाहिए। आप इसको फर्दर पैराग्राफिंग में नहीं लेके जाएंगे। Try to avoid repetition of the thoughts and diction in your pressing. कि अगर एक बात एक दफा कह दी है ना, तो दोबारा वही बात बार बार ना कहते जाओ। वैसे जो बात एक दफा कह दी है, इनफ। अच्छा, अगर वोकैबुलरी कोई एक दफा यूज वर्ड कर लिया है 2 दफा, तो उसको भी ट्राई टू रिप्लेस इट। इट शुड बी रिटन इन योर ओन लैंग्वेज एक्सेप्ट टर्मिनोलॉजीज एंड जार्गन्स। इनकी तो परसिस्टेंस रहती है, जार्गन्स या टर्मिनोलॉजी को हम चेंज नहीं करते, बट अदरवाइज जितनी भी डिक्शन है वो आपकी अपनी लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन में देयर इज अ मार्जिन कि आप इन्फ्रेंस करके अपनी तरफ से एडिशन भी कुछ कर देते हो, आप कोई क्रिटिकल कमेंट्री भी कर देते हो, आप अपनी ओपिनियन भी दे देते हो, आप किसी चीज को वो क्रिटिसाइज करने को या अप्रिशिएट करने को कह देते हैं तो कर देते हो। There is no room for such things in pressing. Keep in mind, कोई एडिशन नहीं अपनी तरफ से करना, कोई क्रिटिकल कमेंट्री और एप्रिसिएशन अपनी तरफ से या डेप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म उसके ऊपर शुरू कर दे, नहीं करना। जो पैसेज आपको दिया गया है उसी को सिर्फ आपने रिप्रोड्यूस करना है अपनी लैंग्वेज में इन अ प्रिसाइज मैनर। उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड, माइनस और प्लस नहीं करने बैठ जाना। उसने गालियां भी लिखी है ना, तो उन्हीं को दोबारा से रीराइट कर। आप ये कहना शुरू कर दें कि नहीं ये तो बड़ी घटिया बात है, हमें गालियां लिख के नहीं है। नो, यू कांट से इट। व्हाटसएवर ही हैज गिवन यू, just reproduce it in a precise manner, and that should be the introduction of the whole passage. ये जो बंदा पैसेज पढ़ने का वक्त नहीं है वो इंट्रोडक्शन पढ़ ले।
हमारे टीचर हैं तो उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, जुनूनी है किताबों की। कोई किताब नहीं आ जाए उनकी नज़र से बच जाए, ये नहीं हो सकता। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है कि सर जो नई किताब आती है आपने पूछा, आपने पढ़ी होती है। तो ही कॉल्ड मी कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे करता हूँ। मेरे लिए बड़ा ये क्यूरियोसिटी थी कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस महीने में 20 किताबें नई अच्छी आई हैं और ये बंदा 20 की 20 बात कर लेंगे, बात कर लेता है। तो उन्होंने पता नहीं कोई एक अपना मैकेनिज्म बनाया हुआ था कि उन 20 किताबों का उनको खुद एक सॉफ्टवेयर था, पता नहीं कंप्यूटर में या व्हाट्सएवर ही हैज डन, कि वो बुक उनको खुद पहले वो एक इंट्रोडक्शन सुन लेते थे, उसका पूरा सिनॉप्सिस सुनने के बाद वो डिसाइड कर लेते थे कि ये किताब पढ़नी है या नहीं पढ़नी। नहीं भी पढ़नी तो पूरा सिनॉप्सिस तो उसका सुन लिया और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म और माइनस और जो भी प्लस माइनस का वो सुन लिया 15-20 मिनट आधा घंटा लगा के। उसके बाद डिसाइड किया कि ये अच्छी है या बुरी है, पढ़ने वाली है या नहीं पढ़ने वाली, और उसके बाद उसको उन्होंने डिसाइड करना है पढ़ना है या नहीं पढ़ना। नहीं भी पढ़ना तो उस बुक का पूरा इंट्रोडक्शन तो उन्हें मिल गया। अब जब भी आप बात किसी बुक के ऊपर करते हैं उनके साथ, वो कहते थे हाँ इस बुक में तो ये कहा गया। तो 100 में से वो कहते थे पढ़ता मैं 10 ही हूँ, 90 किताबें रिजेक्ट हो जाती है कि नहीं पढ़ने वाले। लेकिन वो डिसाइड करने में मुझे 100 के 100 का पहले ना एटलीस्ट मैं ओवरव्यू ले लेता हूँ, मैं इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ, मुझे आइडिया हो जाता है अच्छा इस बुक में ये है, इस बुक में ये है, इस बुक में ये है, ये पढ़ने वाली है, ये नहीं पढ़ने वाली है। तो अब वो हर बुक का जो इंट्रोडक्शन होता था ना उनके लिए, उससे उनको पता चल जाता था कि इस पूरी किताब में क्या डिस्कस है। अब हम हैरान परेशान रहते थे कि यार इस बंदे से जिस किताब के ऊपर बात करो ये आगे से कहता है हाँ देखा इसमें ये कुछ कहा गया, ये बात इसमें होगी। तो बंदा महीने में 100 किताबें कैसे पढ़ लेता है? एक पढ़ाता भी आके यूनिवर्सिटी भी जाता है और भी मामला जिंदगी इसके हैं, घूमता फिरता भी है। तो बंदा 30 दिन पूरे लगातार भी बैठ के पढ़ता रहे तो भी 100 किताबें ना पढ़ी जाए तो ये फिर भी आप पूछ लें तो इस महीने की ये 100 किताबें, ये किताब इसमें, ये इसमें, ये इसमें। तो वो जो इंट्रोडक्शन होता है उससे पूरी बुक समझ आ गई आपको। वो ऐसा एक रिव्यू ओवरव्यू उसको बोलेंगे। यही प्रेसी का काम है कि जिस बंदे के पास पूरा पैसेज पढ़ने का वक्त नहीं है वो आपकी प्रेसी पढ़ के समझ जाए कि इस पैसेज में ये बात हुई है। और अगर वो इनक्लाइंड है कि मैंने सारी डिटेल्स पढ़नी है तो फिर ओरिजिनल पैसेज कंसल्ट कर लें, उसकी एग्जांपल्स, उसकी फर्दर डिटेल्स, उसकी अदरवाइज चीजें आप वहां से उसको निकालें। अच्छा, अब ये तो थी वो 3 चीजें, कुछ चीजें, चंद चीजें जो कि प्रेसी के डूज एंड डोंट्स में आ रही है, और भी जो आती जाएंगी बताते जाएंगे आपको। मैंने आपको 3 बातें सिर्फ बताई थी कि प्रेसी के अंदर ना 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको आपने फॉलो करना होता है, जिनको आपने गौर करना होता है। नंबर 1 मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि आप सबकी सेंस ऑफ प्रिसीजन हो, और ये मैं बताता हूं कि आप सबकी बहुत ज्यादा है। सारा दिन हम अगर अपने जुमलों पे गौर करें ना तो हम अपने हर एक इवेंट की प्रेसी बता रहे होते हैं दूसरे को। किसी को क्या आपने बताना है, अभी 3 घंटे का लेक्चर हुआ है मेरा, 2.5 घंटे का आपके साथ, बाहर कोई अभी बच्चा आएगा क्या बताया सर ने, आप 2 मिनट में चंद बातें बता के हम कर दोगे लेक्चर। ये चंद बातें सर ने बताई। योर सेंस ऑफ प्रिसीजन वर्क्स। हर वक्त सुबह से शाम तक अपने जुमलों पे गौर कर लें, पूरे एक इवेंट को आप एक लाइन में नरेट कर देते हैं कि हाँ वो यहाँ गए थे, ये हुआ और ये कुछ था और ये इम्पोर्टेंट था। जितने ज्यादा डिटेल लेनी है फिर वो पूरा इवेंट देख लेगा। दिस इज द प्रेसिंग ना, कि आपने उसको जब नरेट किया है, सारा दिन हम लोग यही काम करते हैं। हमारी सारी कम्युनिकेशन चल ही बेटा इसी सेंस ऑफ प्रिसीजन पर ही होती है। तो ये तो सब बच्चों में लिस्ट है। मैंने मिसालें पहले भी दी हैं इसकी आपको कि 3 घंटे की मूवी को ना 2 मिनट में बता देंगे आपको, क्योंकि सेंस ऑफ प्रिसीजन है आपकी। 500 पेजेस का नॉवल पढ़ा होगा, आप लोग हार्डली 5 मिनट में सारा बता देंगे कि ये कुछ था इस नॉवल में। जी बेटा। सर फैक्ट्स एंड फिगर्स स्पीच में मेंशन करते हैं? अच्छा देखिए, फिर वही बात है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स, अगर तो आप समझते हैं कि वो पूरा जिस्ट है फैक्ट्स एंड फिगर पैसेज का और उसके बगैर आपका इंट्रोडक्शन समझ नहीं आ रहा, तो फिर तो उसमें ऐड करें। और अगर इट कैन बी अवॉइडेड तो उसको अवॉइड करें, उसको एक टर्म के अंदर, एक लाइन के अंदर। जैसे मैंने मिसाल दी कि 1965 की जंग में 70,000 पाकिस्तानी में मिसाल दे रहा हूँ और 80,000 इंडियन मारे गए थे, उनमें से 30,000 जो है वो तोप के गोलों से और 20, अब ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर चल रहे हैं। मैंने उसको एक लाइन में इंट्रोडक्शन दिया कि 1965 की जंग में बेशुमार लोग मारे गए थे। अब मैंने वो फैक्ट्स एंड फिगर एग्जैक्ट नहीं कोड किए कि 30,000 इंडियंस थे, 20,000 पाकिस्तानी थे, क्या कैसे मारे गए, किसने मारे, कहाँ मारे गए। अब मैंने ये अवॉइड किया, मैंने एक लाइन में पहले उसको बताया।
लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि नहीं पूरा पैसेज ही इसी के ऊपर बेस कर रहा है तो फिर मैं वो भी शायद बताऊंगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो सेंस ऑफ प्रोसीजर तो सब बच्चों की मौजूद होती है। नंबर 2 पे बेटा कंटेंट अंडरस्टैंडिंग, कि जो बात हुई है ना बेटा, उस बात को समझना, ये सबसे मुश्किल काम हमारे बच्चे के लिए होता है। मैं अक्सर बच्चों को कहता होता हूँ कि वो बात जिसका जिक्र सारे फसाने में ना था, वो बात में बहुत नागवार हो रही, कि जो बात मैसेज में नहीं हुई वो लिखेंगे ना तो एग्जामिनर को बहुत नागवार हो जाएगी कि भाई ये बात तो कहीं हुई नहीं, ये कैसे कह दिया इसने, पैसेज में तो कहीं जिक्र नहीं हुआ इसका, तो ये इसने कहां से बात कर। अच्छा, अब कंटेंट अंडरस्टैंडिंग मीन जो पैसेज में बात हुई है वो पूरी की पूरी आपको समझ आ जाएगा। और असल मसला ये होता है जब समझ आ गई है तो फिर तो उसको आगे रिप्रोड्यूस करना कोई मसला नहीं। तीसरे नंबर पे मैं कहता होता हूँ कि बेटा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज में फिर दो चीजें आ जाएंगी, एक आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसे वो सिंटैक्स कहता है, एग्जामिनर हमने कोर्स पढ़ी थी इसमें फेलियर की रीजन थी, और नंबर 2 पे आ जाएगा एक्सप्रेशन, चॉइस ऑफ डिक्शन, लैंग्वेज। ये 3 चीजें बेटा टोटल आपकी पैसे में। अच्छा, लैंग्वेज कोई बहुत, मैं फिर वही कहूंगा कि ज्यादा स्ट्रक्चरल हमें आने की जरूरत नहीं है कि हमारी कोई ग्रामर का कमांड है, हमें रूल्स पता है, हम बड़े कोई आइंस्टाइन ग्रामर के हैं तो फिर ही हम पैसे लिख सकते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद पैसे राइटिंग, कि आपको बहुत ज्यादा रूल्स आते हैं, आपको मुनासिब सा लिखना आता है ना, इट इज फाइन। और उतना कुछ सबको आता है, इतना तो रोज आप लिखते हैं, चाहे वो कागज में ना भी लिख रहे हो, मोबाइल की स्क्रीनों पे तो लिख रहे होते हैं ना, तो वो डेली आपकी इतनी राइटिंग प्रैक्टिस सब चल रही होती है। बेटा अच्छा, अब कंटेंट अंडरस्टैंडिंग को कैसे फैसिलिटेट करना है हमने अपने लिए, इसके ऊपर असल चीज है। ये वो ट्रबल मेकिंग है कि जब बात समझ नहीं आई तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे या बात करेंगे। पहले नंबर पे तो ये फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा जो मैंने कॉम्प्रिहेंशन में की थी, कि प्रेसी में कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी फ्रेज नहीं होगी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए उसकी सपोर्टिंग आर्गुमेंट, उसके साथ अटैच्ड आर्गुमेंट, उसके साथ अटैच्ड फ्रेज ना हो जो उसको एक्सप्लेन कर रही है। एक एक वर्ड के मीनिंग के पीछे नहीं पागल होना हमने, एक एक फ्रेज के पीछे नहीं जाना हमने, एक एक लाइन के पीछे नहीं दौड़ना हमने। जो नहीं समझ आई भाड़ में जाए, हमने उसको सिर्फ ज़हन में रख के आगे चल पड़ना है। मैं किसी दौर में एग्जामिनर था मेडिकल का, एमकैट का एग्जामिनर, नहीं सुपरिटेंडेंट, ये जो पेपर कंडक्ट करवाते हैं, एमकैट के पेपर होते हैं ना, तो वो 220 एमसीक्यूज होते हैं, बच्चों के पास 2 घंटे का टाइम होता था और उन्होंने 220 एमसीक्यूज करने होते थे। अब बच्चे क्या करते थे, मैं इसको पढ़ाता भी रहा हूँ, इसको मेडिकल के एग्जाम को और जनरल सारे एंट्रेंस एग्जाम को, तो मुझे वो सारी बच्चों की फ्रस्ट्रेशन और सारा वो पता था कि क्या करते थे। अब 220 एमसीक्यूज उन्होंने करने हैं, उसके लिए उनके पास 180 3 घंटे हैं, तो पर एमसीक्यूज 1 मिनट भी नहीं उनके पास होता था। अब एग्जामिनर ने क्या करना है कि पहले 5-10 क्वेश्चन बड़े टफ दे देने, मिसाल देना, और बच्चों ने पहले एमसीक्यूज पढ़ना, उसकी 4 ऑप्शन पढ़नी, नहीं आता बच्चा उधर स्टक, अच्छा इसका क्या करें, बच्चा फिर दूसरे पे गया, दूसरा टफ, वो पढ़ा मुश्किल, वो ये तो बहुत मुश्किल पेपर, अब वो अपनी एक साइकिल डेवलप उसने करनी शुरू कर दी। 10वें एमसीक्यू तक जाते जाते हाफ से ज्यादा जो बच्चे होते थे ना, वो इसी चीज पे आ जाते थे कि भाई पेपर टफ है, मेरे से नहीं होना। हालांकि 220 एमसीक्यूज में से अगर उसने 20 आपको बहुत टफ देने हैं ना, तो हो सकता है 160 150 बड़े इजी होंगे और वो कहीं पे मिक्स पड़े होंगे। उसने शुरू से जानबूझ के पेज ऐसा बना दिया कि बच्चा उन 8-10 एमसीक्यूज में ऐसा उलझा कि उसके बाद उसने ना तो अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखा, ना उसने ये सोचा कि यार ये 10 नहीं भी आते तो छोड़ो, मेरे पास तो 20 का मार्जिन है कि ये मैं बाद में देख लूंगा कि मुझे आते हैं कि नहीं आते, नहीं आता आगे चल पड़ो, नहीं आता आगे चल पड़ो, आगे चलते जाओ। और इस बात को ना अपने जहन में आने देना है मैंने कि मुझे नहीं 10-20 आते। जब ये चीज माइंड में ऑक्यूपाई कर लेगी ना कि ये 10-20 नहीं आते मुझे, तो रिजल्टेंटली अगला पेपर आप इस कॉन्फिडेंस से पढ़ रहे होंगे कि मुझे नहीं आता, और आपको जो आता है वो भी भूल जाएगा। तो आप 10-20 एमसीक्यू शुरू में नहीं आते छोड़ दो, आगे जाकर पता चलेगा, हो सकता है 100 ऐसे इकट्ठे आगे जो आते हैं, आप वो 100 करके जब पिछले 10 की तरफ आओगे तो उनके भी आंसर हो सकते हैं आपको पता चलने शुरू हो जाए, क्योंकि आगे आप उसको करके आ रहे होते हैं।
तो इसी पैटर्न पे जब रेसिव में कोई एक लाइन पढ़ी, कोई एक फ्रेज पढ़ी, कोई एक चीज पढ़ी, नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, आगे चल पड़े। उसका थोड़ा सा जितना भी आइडिया मिला आपको, उसको सिर्फ देर में रखे और ना माइंड को ओवर ऑक्यूपाइड होने दे कि नहीं आई ये बात समझ, ना कोई वोकैबुलरी का वर्ड नहीं आया तो भाड़ में जाए। हमने ओवरऑल एक व्यू जनरेट करना है उसका, और वो बड़े आराम से जनरेट हो जाता है अगर आप पूरे पैसेज को जरा सुकून से पढ़ लें। लेकिन जब आप जैसे जैसे पैसेज पढ़ते जाते हैं, जो चीजें समझ आई हैं उनकी बजाय आप अपने माइंड को उस तरफ लगा के बैठे हुए हैं तो जो नहीं समझ आई, तो रिजल्ट क्या होता है? जो नहीं समझ आई देर उन्हीं पे चलता रहता है, जबकि जो समझ आई है अगर उनको गौर करना शुरू करके उनको रिलेट करना शुरू कर दें, जो नहीं समझ आई तो चीजें वो भी समझ आ जाएगा। तो हमने एज अ होल उसको देखना, हमने उसको एक फ्रेज, एक लाइन, एक वर्ड, एक सेंटेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करना। जी, जो चीज हमें समझ नहीं आती जी, हमें वहाँ ये लगना शुरू हो जाता है कि बस यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यही तो मैं आपको रियलाइज करवा रहा हूँ कि ये नहीं लगने देना खुद को। यही वो फीलिंग है जिससे आगे कॉन्फिडेंस सेटल हो जाता है, यही वो फीलिंग है जिनसे आगे आपका माइंड की 50% वर्किंग उधर ही जो है ना वो गिर जाती है। तो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं फर्क पड़ेगा। नो वन कैन नो एवरीथिंग, हर चीज हर बंदे को नहीं आ सकती। कीप दिस माइंड थिंग इन योर माइंड। फिर दूसरी बात, आपका एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए नहीं इम्तिहान ले रहा, वो आपकी प्रेशर के अंदर क्या सिचुएशन हैंडलिंग है वो ये देखना चाह रहा है कि आप अगर वाकई प्रेशर हैंडलिंग करके आप लिख लोगे कुछ, वो आपकी असल वो एबिलिटी को टेस्ट करना चाह रहा है। आप ये क्यों ज़हन में रख के बैठे हुए हैं कि वो तो फेल करने के नजरिए से मुझे पेपर बनाएगा। सर वैसे बैठे इसलिए होते हैं कि फेल करना है। फिर वही बात है कि अगर ये बात हो तो जो बच्चे पास हुए ना बेटा, उनको देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। ठीक हो गया? तो बेटा बहुत कुछ वो एग्जामिनर ये देख रहा होता है कि किस सिचुएशन में किसने क्या परफॉर्म किया, सिर्फ ये देखना होता है। इज इट द डे ऑफ एग्जामिनेशन इज योर डे और नॉट? अगर तो वो दिन आपका दिन है तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और अगर आपका दिन ही नहीं है, आपके ज़हन में ही उस दिन एक अजीब, क्योंकि ह्यूमन माइंड कैन नॉट बी इन द सिमिलर स्टेट ऑन एवरी डे। हो सकता है एक दिन ऐसा आता है कि आप बड़े तख्लीकी हुए होते हैं, आप बड़े क्रिएटिव हुए होते हैं, आपके माइंड के अंदर बड़ी बड़ी चीजें चल रही होती हैं कि जो शायद आम दिनों में नहीं चल रही होंगी। एक दिन ऐसा आता है कि आप बावजूद बेशुमार कोशिशों के यू आर अनएबल टू रीड एनीथिंग, टू राइट एनीथिंग, टू प्रोड्यूस एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर पाते। एक दिन में हो सकता है 50 पेज पढ़ लें किसी बुक के, एक दिन में 5 भी नहीं पढ़े जाएंगे। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड चल रही है ना आपकी। तो अब अगर वो दिन आपका ऐसा था कि आपका माइंड आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपका माइंड आपको जवाब ही नहीं दे रहा, तो फिर वही बात है कि आपको ये लगेगा कि वो मुझे फेल करने के लिए बैठा था। जबकि अगर आपने अपने माइंड को ये रिलैक्स रखा हुआ है कि जी जैसे भी सिचुएशन हो आई हैव टू परफॉर्म, बिल्कुल ठीक, और यही सिचुएशन रखिए। वो जो चीज नहीं समझ आई ना उसको बेटा अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन मार्क लगा लो और छोड़ के आगे चल पड़ो। जब आगे बढ़ते जाओगे ना तो वो पिछली क्लियर होती जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई फ्रेज, कोई सेंटेंस, कोई वर्ड ऐसा हो ही नहीं सकता जब आप एज अ होल पैसेज पढ़ लें वो उसमें फिट होकर ना आपको समझ आ जाए। मैंने लास्ट टाइम भी मिसाल एक दी थी कि बाज़ औक़ात आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं भी आते तो आपको सेंस बन रही होती है, इसका ये मतलब हो सकता है। मैंने आतिश का एक शेर सुनाया था उर्दू में, उससे मिसाल मैंने ये दी थी, आपको याद होगा कि ना पूछ आलम बरगश्ता है ताले आतिश, बरसती आग जो आरज़ू बारां की करते। अब मुझे पहली लाइन का कदर मतलब नहीं आता था, ना पूछ आलम बरगश्ता है ताले आतिश, लेकिन दूसरी लाइन में पहली समझा दी थी कि बरसती आग जो आरज़ू बारां की करते, कि जब भी बारिश की आरज़ू की है ना तो आगे से आग ही बरसी है। तो इसका मतलब पहली लाइन में ना पूछ आलम बरगश्ता है ताले आतिश, तो हमारी फिर बदकिस्मती का आलम नाम पूछो क्या है। अब मुझे एक एक वर्ड का मतलब नहीं आता, लेकिन मैंने उसको दूसरी लाइन के साथ में लाके जब पहली को पढ़ा है ना तो मुझे समझ आ गई कि मीनिंग यही इससे मिलते जुलते ही होंगे। हो सकता है एग्जैक्ट ये ना हो, ना ही मैंने देखा डिक्शनरी में से कि अच्छा बरगश्ता का क्या मतलब है, ताले का क्या मतलब है, ना इसका क्या मतलब नहीं, लेकिन मैंने उसकी सेंस क्लियर कर ली है कि अच्छा इसमें मीनिंग ये निकलेंगे। कि जो दूसरी लाइन है वो बड़ी क्लियर है कि जब भी बारिश की आरज़ू की आगे से आग ही बरसी है तो इसका मतलब है कि किस्मत कोई अच्छी नहीं है।
तो उससे मैंने उसको समझ लिया। तो अब पहली लाइन इतनी टफ थी कि ना पूछ आलम बरकश का है काले ही आतिश, नहीं समझ आई। दूसरी लाइन इतनी सिंपल थी तो उसने उसको समझा दिया। इसी तरह प्रेसिंग में होगा कि एक नॉट ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है, उसको ज़हन में रख के आगे चलते जाएं, और जब आगे से क्लियर होती जाएंगी ना चीज़ें, तो वो खुद आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि इसमें क्या बात है। सेंटेंस बहुत लॉन्ग हो, कोई बात नहीं, आप आधा समझते हो तो आधे पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वो कैसे। मैंने जब आपको रीडिंग एक्टिविटी करवाई थी न्यूक्लियर ब्लास्ट वाली, याद है आप लोगों ने नहीं की न्यूक्लियर ब्लास्ट की? आप लोगों के साथ हुई हुई है। अच्छा, उसमें मैंने ये चीज़ें उसमें बच्चों को ये सिखाई थी कि रीडिंग करते हुए माइंड में एक थॉट थ्रेड डेवलप करें और यही काम करते जाएं कि अच्छा अगर कोई बहुत लेंथी थॉट आ गया है, उसमें एक 7 लाइनों की भी पूरी आर्गुमेंट चली थी कि वो कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर फंक्शन करता है। हमने कैसे उसको एक लाइन में सम अप किया था कि भाई इट हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल हाउ न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स। बाकी वो 7-8 लाइनों को हमने इग्नोर कर दिया। क्यों? हमने अपने माइंड के अंदर एक थॉट थ्रेड बना के, मैं एक लाइन पढ़ी, पीछे ऐड कर ली, पीछे ऐड कर ली, पीछे ऐड उसको थॉट में ऐड करता गया, आगे बढ़ता जाऊंगा, पीछे वो थॉट ऐड करता जाऊंगा, तो अल्टीमेटली 6 लाइनों का भी आर्गुमेंट मैंने पढ़ा है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करते हैं अभी ये सारी प्रैक्टिस। आपको लंबे अभी सेंटेंसेस भी दिखाता हूँ जो ना समझ में आने वाले होंगे, पल्ले नहीं पड़ने वाले होंगे, लेकिन हम ऐसे सिग्नल्स के थ्रू ना समझ लेंगे कि आपको समझ आ जाए। और यही चीज फिर कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प करेगी, क्योंकि पैसेज पढ़ना जब आ गया, पैसेज सीख लिया आपने पढ़ना, तो प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन तो चुटकी बुझाते आप पढ़ेंगे। मैंने पहले बताया कि ये 2 स्किल्स तो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स के पास है। असल स्किल ये है कि बात जो कर रहे हो ना वो ठीक होनी चाहिए, जो बात कह रहे हो वो ठीक होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको पहले तो यही बताया था कि ट्राई टू फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं आपके पास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एंड इसलिए आता है बेटा, कंटिन्यूटी ऑफ द थॉट। अच्छा, ये एग्रीमेंट वर्ड जिन्हें बोलते हैं, एंड अकेला नहीं है, बेशुमार वर्ड जैसे जो ये आपको हिंट दे रहे होते हैं कि थॉट की कंटिन्यूटी चल रही है, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन टू। तो आपने देखना कि थॉट कंटिन्यूटी में चल रहा है या थॉट चेंज हो गया। अच्छा, बट किस लिए आता है? कंट्रास्ट के लिए। बट अकेला नहीं है, however, while, yet, इन्हें कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स कहते हैं, although, yet, though। अच्छा, इस तरह की बेशुमार सिग्नल्स हैं जो आपको ये बता देते हैं कि बात अभी कंटिन्यूटी में चल रही है या चेंज हो गई है। जब भी वो एक थॉट से दूसरे थॉट में ट्रांजिशन करता है ना बेटा, फौरन से पहले पता चल जाता है। अच्छा, अब पहली तो बात ये तय होगी कि हमने क्या करना है कि सेंस ऑफ प्रिसीजन के ऊपर परेशान, लैंग्वेज के ऊपर कोई परेशानी की जरूरत, कंटेंट अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है। कैसे करनी है ये पैसेज पढ़ के देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करना है, इसके थ्रू पता चल जाएगा। ये टेक्निक चूंकि पहले बड़ी डिटेल में डिस्कस हो चुकी हुई है, जितनी मैंने प्रेसिंग आपको करवाई थी जब एंड और बट वाली और सारी, तो मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाता, मैंने सिर्फ एक हिंट थ्रो करके चल पड़ा। अगली बात जो मैं आपको कह रहा था कि ये जज करना कि हम लोगों ने प्रेसिंग कहाँ से किस किस आर्गुमेंट को इंपॉर्टेंट करना है, किस किस को नहीं करना, ये देखना है। मैंने आप लोगों को एक पैसेज करवाया था 2011 का, याद है? कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस, याद है? मैंने उसमें ये बात आपको बताई थी। मैं अब आपको सिर्फ वही रिवाइज, सिर्फ ये बात करवाने चाह रहा हूँ कि आपने कैसे तलाश करना है कि कितनी बातें इस पैसेज में इंपॉर्टेंट हुई, कितनी बातें इसमें जिनको प्रिसाइज करना है। इसका जवाब ये है कि आपने ना बेटा आर्गुमेंट टू आर्गुमेंट वैसी करनी होती है, जहां पर एक आर्गुमेंट मुकम्मल हो जाए, वो चाहे 1 लाइन में हो चाहे 6 लाइनों में हो, चाहे वो 1 सेंटेंस में हो, जहां पर चाहे वो 6 सेंटेंसेस में हो। 2011 की वैसी आपके सामने खुली है। हाँ जी, द साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस, इट इज क्लियर आर मैनी एंड बट उसका बाद लिखा हुआ, ऑल हैव समथिंग इन द टिपिकल अनहैप्पीनेस। अब नहीं एक बात शुरू हो गई, बट पिछली बात की कंटिन्यूटी थी, आपको बताया
तो अब पहली लाइन में हमने ये अंदाजा लगा लिया कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कॉमन साइकोलॉजिकल रीजंस ऑफ शेयर्ड साइकोलॉजिकल रीजंस ऑफ अनहैप्पीनेस। अब आपने देखना है कि पहला आर्गुमेंट कहां पे जाके खत्म हुआ है, जहां से ये बात शुरू हो रही है और जहां पर जाके ये चाहे 2 लाइनों में खत्म हो रही है, 2 जुमलों में हो रही है, चाहे 4 में या 6 में, जैसे ही अगला आर्गुमेंट शुरू होगा ना पैसेज में एक ट्रांजिशन आपको खुद फील होगी। अगला आर्गुमेंट शुरू होगा पैसेज में एक ट्रांजिशन आपको खुद फील होगी। मसलन द टिपिकल अनहैप्पी मैन इज वन हु हैविंग बीन डिप्राइव्ड इन यूथ of some normal satisfaction has come to value this one kind of satisfaction more than any other, and बात चल रही है अभी, कंटिन्यूटी अभी, and has therefore given to his life a one-sided direction together with a quite undue emphasis upon the achievement as opposed to the connectivity connected with full stop. There is, अब नई बात शुरू हो रही है, पीछे एक आर्गुमेंट खत्म हुआ है, आपको पता चल गया कि पीछे जितनी बात चाहे वो 6 लाइनें थी, 4 थी, 5 थी, अब तक कितने आर्गुमेंट टोटल आए मेरे पास? 2 श्लोक। पहला है जी हम कॉमन साइकोलॉजिकल रीजंस ऑफ अनहैप्पीनेस पढ़ने जा रहे हैं। पहली रीजन ये आ गई कि टिपिकल अनहैप्पी मैन जिसको अर्ली एज में डेप्रिवेशन थी और उसकी वजह से वन साइडेड लाइफ को डायरेक्शन देके वो बाकी तमाम चीजों को भूल जाता है और अनहैप्पी रहता है। देयर इज however a further development which is very common in the present day। अब फुल स्टॉप तो आ गया है, लेकिन क्या ये आर्गुमेंट खत्म हुआ है या चल रहा है, ये देखना है आपने। A man may feel so completely thwarted। पिछले आर्गुमेंट की कंटिन्यूटी है या नया आर्गुमेंट आ रहा है? There is however a further development which is very common in the present day। A man may feel so completely thwarted that he seeks no form of, अच्छा क्या ये इसी की जो तीसरा आर्गुमेंट है उसी की कंटिन्यूटी चल रही है या फुल स्टॉप के बाद नया आर्गुमेंट शुरू हुआ है? इसी की कंटिन्यूटी चल रही है। ये फर्दर डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट है वो बता रहा है आगे। वो डेवलपमेंट जहां पर खत्म होगी, वो आर्गुमेंट जहां पर खत्म होगा, तो इट मींस अभी अगला आपका अटेंशन पैनल बन जाएगा। मसलन अ मैन मे फील सो कंप्लीटली थवर्टेड दैट ही सीक्स नो फॉर्म ऑफ सैटिस्फैक्शन बट ओनली डिस्ट्रैक्शन एंड, अच्छा फुल स्टॉप तो फिर आ गया है। क्या यहाँ पे रुकना है हमने या अभी हमने इसी आर्गुमेंट को देखना है या चल रहा है? He then become, then बता रहा है कि ये कंटिन्यूटी चल रही है उसकी आर्गुमेंट। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे रुक के प्रेसी बनानी शुरू कर देंगे ना 1 2 3, तो तीसरे आर्गुमेंट को भी हाफ लिया आपने। अभी आप यहाँ पर ना रुकें, आप अभी आगे चले। He then becomes a devotee of pleasure, full stop। अच्छा फुल स्टॉप तो फिर तीसरा आ गया है, आर्गुमेंट खत्म हो गया या चल रहा है अभी? That is to say, क्या बता रहा है कि अभी वही आर्गुमेंट चल रहा है। That is to say, he seeks to make life bearable by becoming less alive, full stop। अच्छा अब आगे आ गया drunkenness for example is temporary, the happiness that it brings is merely a momentary succession of, full stop। अब यहां से लेके आपने देखा है आ मैन से लेके यहां तक जाके मुकम्मल हुआ है आर्गुमेंट। इस दौरान 6 जुमले आ गए। कैसे पता चला ये आर्गुमेंट खत्म हो गया है? क्योंकि अब आगे एक नई बात शुरू कर दी, द नार्सिसिस्ट एंड द मेगलोमैनिक बिलीफ। अब इस पैसेज के अटेंशन पैनल आपके माइंड में पहला आर्गुमेंट बन गया कि साइकोलॉजिकल रीजंस ऑफ अनहैप्पीनेस। दूसरा बन गया कि जी एक अर्ली एज डेप्रिवेशन जो वन साइडेड डायरेक्शन लाइफ को दे दे और बाकी चीजों को भुला दे, तो दैट आल्सो रिजल्ट्स इन अनहैप्पीनेस। तीसरा किसी तरह से मुतमिन होता ही नहीं, फिर वो जिंदगी को काबिल बर्दाश्त बनाता है, लेस अलाइव होता है और वो फिर नेगेटिव मीन्स या हार्मफुल मीन्स अडॉप्ट कर लेता है जिंदगी को गुजारने के लिए, वो भी नाखुश होता है। चौथा द नार्सिसिस्ट एंड मेगलोमैनिक अब आ गए। अब देखिए ना हम पैसेज पढ़ते जा रहे हैं, आर्गुमेंट टू आर्गुमेंट हमने इसकी प्रेसिंग बना दी। चौथा आ गया जी द नार्सिसिस्ट एंड द मेगलोमैनिक बिलीव दैट हैप्पीनेस इज पॉसिबल, फुल स्टॉप। 2 दे, अब दे किसके लिए आ रहा है? इट मींस फुल स्टॉप के बावजूद भी क्या वो आर्गुमेंट पिछला ही चल रहा है या नया आर्गुमेंट आ गया है? ये अब आपके जो अटेंशन पैनल बनने हैं ना, वो आर्गुमेंट टू आर्गुमेंट प्रोसीजर वाले बनने हैं कि पहला आर्गुमेंट यहाँ पर, दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पर, तीसरा आर्गुमेंट यहाँ पर, चौथा। अब देखिए ना जब आप इन चारों आर्गुमेंट्स को क्लब करेंगे प्रिसाइज करके,
तो पूरे पैसेज का इंट्रोडक्शन होगा। अच्छा आगे चलते हैं। मैक्सिमम हैप्पीनेस दो दे अडॉप्ट मिस्टेकन मींस ऑफ अचीविंग इट, बट द मैन हु सीक्स इंटॉक्सिकेशन इन व्हाटएवर फॉर्म हैज गिवन अप होप इन oblivion। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि इन दिस केस द फर्स्ट थिंग, पिछली आर्गुमेंट चल रही है या खत्म हो गई? इन दिस केस उसी की कंटिन्यूटी है ना अभी, कि इन दिस केस द फर्स्ट थिंग to be done is to persuade him that happiness is men who are unhappy। अब वो जनरलाइज थोड़ा सा हो गया। अब वो कह रहा है कि जो लोग ना खुश होते हैं, like men who sleep badly are always proud of the, perhaps their pride is like that of, अब ये इसके साथ चल रहा है। Fox that had lost his tail, if so the way is to cure it, to point out them how they can grow a new फुल स्टॉप। यहाँ पे आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया। क्यों? आगे एक नया थॉट शुरू हो गया। वेरी फ्यू मेन आई बिलीव विल डेलिबरेटली चूज अनहैप्पीनेस। पीछे आ गया कि जो नार्सिसिस्ट और मैग्नोमैनिक हैं ये भी गलत रवैया लेते हैं, ये जिंदगी को काबिल बर्दाश्त बनाते हैं, नेगेटिव मीन्स लेते हैं। ये ऐसे ही है जो वो सारी उसने बात को कमल करके और फिर कहा कि ऐसे लोगों को बताएं खुशी का हासिल मुमकिन है। तो ये आर्गुमेंट कंप्लीट हो गए। एक नई थॉट अब शुरू हो रही है कि कुछ लोग नार्सिसिस्ट का वही वर्ड रिपीट होगा प्रेजेंट में या अच्छा अगर तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते तो हम एक आधे वर्ड को अगर रिपीट कर भी देंगे तो कोई इशू नहीं, लेकिन ट्राई टू रिप्लेस इट। लेकिन मैंने इसको नहीं रिप्लेस किया था जब आपको मैंने सोल्यूशन करके दिखाया था, सिर्फ ये एग्जांपल दिखाने के लिए, चूंकि एंड से पहले और बाद दोनों मुश्किल आ गई। आमतौर पर एंड से पहले और बाद एक आसान एक मुश्किल होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कोई नहीं, एक आधा रिपीट कर भी लेंगे तो हर वर्ड को ना भी रिप्लेस करें तो कोई इशू नहीं। लेकिन ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये कॉपी पेस्ट कर रहा है ओरिजिनल मैसेज से। चाहे सारे वर्ड्स उठा रहे हैं ना, उसको इतने शानदार तरीके से एक नए लबादे में ओढ़ दें कि उसको ये फील ही ना हो कि आपने तो मैसेज के वर्ड सारे यूज किए। ये फील आए कि ये इट इज योर ओन लैंग्वेज। अच्छा समझ आ गई कि हमने कैसे अटेंशन पैनल बनाने हैं। अब अटेंशन पैनल ये मैंने आपको पहले भी बनवा के दिखाए हुए हैं। लाइक अब देखिए मैंने पहला एक आर्गुमेंट था तो मैंने उसकी प्रेस ये बनाई है। द डाइवर्स साइकोलॉजिकल रीजंस ऑफ अनहैप्पीनेस डू एग्री इन। ये पूरा आर्गुमेंट एक था, मैंने इसकी ये बनाई है कि पास्ट डिससैटिस्फैक्शन लीड टू बायसनेस एंड मटेरियलिज्म एंड रिजल्ट इनटू। तीन ही बातें यहाँ पर हुई थी कि अर्ली है एक्टिवेशन, फिर वो क्या करता है बायस्ड हो जाता है उसकी तरफ, फिर वो कहता है यही हासिल करनी है वन साइडेड डायरेक्शन मटेरियलिस्टिक अप्रोच, और नतीजा क्या निकलता है? तो उस चारों लाइनों में चार बातें में 4 पॉइंट 4 वर्ड उनको क्लब कर दिया। अच्छा फिर अगला आर्गुमेंट देयर इज हाउएवर अ फर्दर डेवलपमेंट। तो देख लें जहां पर वो बात खत्म हुई थी मोमेंटरी सक्सेशन ऑफ अनहैप्पीनेस, तो मैंने इन चारों पांचों लाइनों में जो मेन मॉडर्न मैन इज एंटायरली डिसकंटेंटेड एंड डल, ही अडॉप्ट्स हार्मफुल मींस टू बी हैप्पी एंड टू फॉरगेट हिज। तो अब आर्गुमेंट टू आर्गुमेंट चलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी इंपॉर्टेंट बातें हुई। मसलन इस मैसेज में 7 आर्गुमेंट्स आए, तो मैंने 7 पॉइंट्स इकट्ठे करके लिख लिए। ठीक हो गया। अब मैं आपके सामने ला रहा हूं 2006 का मैसेज, जो कि अब तक का हिस्ट्री का अल्लाह के फजल से सबसे मजेदार मैसेज है, जिसको पढ़ के देखा बेटा आगे पहले खुली जिस पैसे को देख के बच्चों की आंखें खुली रह जाती है। देखिएगा कैसे चुटकी बजाते हैं मुझसे करके, उसमें मैं ये सारी टेक्निक सप्लाई करके दिखाऊंगा। ये तो मैंने एग्जांपल दिए ना आपको। अब पहले तो आप लें जरा मजा उसको पढ़ने का, और पढ़ने के बाद अगर कुछ समझ आए तो मुझे भी समझाइएगा, फिर मैं समझाऊंगा कि देखिएगा कैसे समझना है। बात नोट क्या करनी है, आर्गुमेंट कितने आए, कितनी बातें मेन हो सकती है इस पैसेज में। ना 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 आपने सिर्फ रीडिंग करनी है, आपको देखना समझ कम ही आएगी, फिर मैं समझाऊंगा कि कैसे समझना है। मुश्किल पैसेज फिर इससे भी घटिया है कॉल दिखाऊंगा। अच्छा मैंने ऑलरेडी देखिए आर्गुमेंट टू आर्गुमेंट ना उसको ब्रेक किया हुआ है।
ऑल तो ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे आपके ऊपर छोड़ना चाहिए था, बट आपको देखिएगा आइडिया हो जाएगा कि ये आर्गुमेंट यहाँ पे चला है, ये यहाँ पे चला है, ये अगला चला है, ये अगला चला है, ये आपको यूं समझ आ जाएगा। अब आप पढ़े इस पैसेज को 2006 के, और कोई बच्चा मुझे ये समझा दे कि इसमें बात क्या हुई है। गालिब की तरह के हजरत नासिर कर आए दीदा दिल पर शेरा, कोई मुझको ये तो समझा दो कि समझावेंगे क्यों, तो उन्होंने बताना क्या आगे, तो इस पैसेज में बताया क्या गया है, तो मुझे ये समझाते हैं, तो फिर हम देखेंगे चुटकी बजाते इतने मुश्किल पैसेज को बगैर वोकैबुलरी जाने, बगैर मुश्किल पेजेस को समझे, जो आपका सवाल का जो मुश्किल आ गई, आपका बेटा नहीं समझ आई, लेंथी थॉट्स भी आ रहे हैं, लंबे पेजेस भी आ रहे हैं, लंबे जुमले भी, इस पैसेज को एज ए मॉडल पैसेज हम देख रहे हैं। कोई बच्चा उठेगा नहीं, क्लास से बाहर नहीं आएगा, यू हैव 5 मिनट्स, 5:30 तक पढ़ने आपने पूरा पैसेज, एंड नो वन इज सपोज्ड टू लीव द प्लेस। आप देखिएगा कितने मजे से हम इसको करते हैं बाहर। मतलब आप ये इसको नीचे कर दीजिएगा, जैसे ये पढ़ लेंगे यहाँ तक बच्चे, जब ये पढ़ ले तो इसको ऊपर कर देना। 2006, अब इससे मुश्किल वोकैबुलरी, डिक्शन, फ्रेजियोलॉजी, एटिमोलॉजी, लेंथी सेंटेंसेस, फिलोसॉफिकल टर्म्स और किसी पैसेज में नहीं मिलेंगे। और अगर हम ये आसानी से कर लेंगे ना, तो फिर आपका क्लासिक का क्लियर निकल जाना चाहिए।